हाँ, तो साथियों, इसके पहले हम इसके विस्तार से इस पाठ का वर्णन किए थे, नियोजित विकास की राजनीति, क्लास 12 स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी सेकेंड पार्ट है। तो अब चलिए हम इसी का जो है क्वेश्चन आंसर कराते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही है? यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था। इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इसके बाद इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी। इसमें नियोजन के विचार पर पुरजोर समर्थन किया गया। तो इसमें क्या हो खास सही है, इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। अब आगे क्या है, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? तो क्या है, नियोजन, उदारीकरण, सहकारी खेती, आत्मनिर्भरता। तो उदारीकरण हो जाएगा इसमें आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्या है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था किससे? बॉम्बे प्लान से, सोवियत संघ, खेमे के देशों के अनुभव से, समाज के बारे में गांधीवादी विचार से, किसान संगठनों की मांगों से। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी दे रहा है ना, का खा गा का खा गा का गा घा गा, उपयुक्त सभी दे रहा है। चलिए उपयुक्त सभी करिए। अब आगे क्या है, हाँ नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित का मेल करें। चरण सिंह औद्योगिकरण, पीसी महालनोबिस जोनिंग, बिहार का काल किसान, वर्गीज कुरियन सहकारी डेयरी। तो देखिए इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। देखो चौधरी चरण सिंह किससे थे? किसानों के नेता थे ना। चलो किसान को हो गया, इसे मिला लेना है। पीसी महालनोबिस औद्योगिक से और डॉक्टर वर्गीज कुरियन नई सहकारी डेयरी, ये तो मिला हुआ है। अब एक ऐसे, चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आज़ादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे? क्या इन मतभेदों को सुलझा लिया गया? तो उत्तर का वजह, आज़ादी के समय विकास के प्रश्न पर प्रमुख मतभेद निम्नलिखित थे। विकास के क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि हो और सामाजिक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो सामाजिक न्याय भी मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाए, इस सवाल पर मतभेद थे। क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन जरूरी है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए तथा सरकार को कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद चलाने के लिए? अगर सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि की ज़रूरतों के आड़े आता हो तो ऐसी सूरत में सामाजिक न्याय पर कितना जोर देना उचित होगा? इनमें से कुछ प्रश्नों को आंशिक तौर पर सुलझा लिया गया, परंतु कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें अभी भी सुलझाना बाकी है। कुछ सुलझे हुए मतभेद निम्न प्रकार से हैं। क्या नंबर 1, सभी विचारधारा के नेतागण और राजनीतिक दल आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक दोनों तरह की बात करते हैं। कुछ सुलझे हुए मतभेद निम्न प्रकार से हैं। नंबर 2, सभी इस बात पर सहमत हैं कि देश के व्यापार, उद्योगों और कृषि को क्रमशः व्यापारियों और उद्योगपतियों और किसानों के भरोसे पूरी तरह नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार ने 1947 से लेकर 1990 के दशक के शुरू होने से पहले आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाई, लेकिन 1990 के दशक से आज तक हम यह कह सकते हैं कि मिश्रित नीति को छोड़ दी गई है और देश में नई आर्थिक नीति अपनाई जा रही है, लेकिन नियोजन की नीति को छोड़ा नहीं गया है।
अब भी कई महत्वपूर्ण उद्योगों पर सरकार का एकाधिकार है, जैसे रेलवे उद्योग, लेकिन धीरे धीरे अनेक उद्योगों में सहकारी हिस्सों को बेचा जा रहा है और उदारीकरण और वैश्वीकरण के अंतर्गत देशी और विदेशी पूंजीपतियों कंपनियों के हिस्से और निवेश को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। अब आगे क्या है, नंबर 6 क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर था? पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर था? दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली से किन अर्थों में अलग थी? उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए देखिए उत्तर इसका। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लागू होकर 31 मार्च 1956 को समाप्त हुई, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या होता है, एक वर्ष का वो होता है क्या, फाइनेंशियल वर्ष, जिसे वित्तीय वर्ष कहते हैं। अब क्या कहते हैं, इस योजना में लोगों को गरीबी के जाल से निकालने का लक्ष्य था। इस योजना में ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर दिया गया। इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया और उसे देश के विकास की बुनियादी चीज़ माना गया। इस योजना के अंतर्गत अनेक बांध बनाए गए और सिंचाई के क्षेत्र में काफ़ी धनराशि का निवेश किया गया। अब आगे क्या है, दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली पंचवर्षीय योजना से विभिन्न अर्थों में अलग थी। यह पहला अंतर यह था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग के विकास पर जोर दिया गया। सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिली। आगे क्या है, दोनों योजनाओं में दूसरा अंतर यह था कि पहली योजना में विकास की गति को धीमा रखा गया था। यह समझा गया था कि एक दशक तक विकास की रफ्तार धीमी रखी जाए, नहीं तो वह, चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वह अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालेगी। परंतु दूसरी योजना में विकास की गति को तेज रखा गया और यह कोशिश की गई कि तेज गति से संरचनात्मक बदलाव किया जाए। पहली योजना में कुल 2378 करोड़ रुपए के व्यय की व्यवस्था की गई थी, जबकि दूसरी योजना के अंतर्गत 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया धीमी थी और अधिक क्षेत्रों में इसे लागू नहीं किया गया था, परंतु दूसरी पंचवर्षीय योजना में बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी, संचार आदि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया और आर्थिक क्षेत्र में राज्य का नियंत्रण बढ़ा। हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति के 2 सकारात्मक व 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए या उल्लेख करें। चलिए हरित क्रांति देखिए साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर क्या हो जाएगा, सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई। इस रणनीति के अंतर्गत सरकार ने उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जो पहले से कृषि योग्य थे। सिंचाई की सुविधाएं थी, जहां खेती पहले से ही उपज देती थी वहां संसाधन दिए गए और खेती की उपज में वृद्धि करने वाले संसाधन जैसे अच्छे बीज, रासायनिक खाद, फर्टिलाइजर, कीटनाशक आदि वस्तुओं को रियायती दरों पर उपलब्ध कराया गया। ट्रैक्टर आदि खरीदने के लिए रियायती दरों पर ऋण की व्यवस्था की गई। सिंचाई की सुविधाओं में बढ़ोतरी के कदम उठाए गए। किसानों को नलकूप लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। रियायती दरों पर बिजली की आपूर्ति की गई। ये रियायतें केवल छोटे किसानों को ही नहीं बल्कि बड़े किसानों तथा भूपतियों को भी दी गई। इतना ही नहीं, सरकार ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाए जाने का भी आश्वासन दिया। खाद्यान्नों के न्यूनतम मूल्य निर्धारित किए गए। किसानों को न्यूनतम मूल्यों के बाद बोनस दिए जाने की नीति अपनाई गई और उपज का विशेष गेहूं और चावल की सरकारी खरीद अथवा सरकार द्वारा खरीद किए जाने और उन्हें, क्योंकि देश में अकाल पड़ गया तब हरित क्रांति आई। हरित क्रांति के कारण क्या हुआ कि गेहूं बाहर से विदेश से भी आए और वही गेहूं जो है बोया गया, तो इंडिया में बहुत अच्छा गेहूं पैदा हुआ। इससे जो है किसान गरीबी से उभर गए। अब आगे क्या हुआ,
देश में जो भूखमरी की कगार पर पहुंच गया था, देश पुनः हरित हो गया, इसलिए कहते हैं हरित क्रांति, पुनः संपन्न हो गया, सुख संपन्न हो गया। फिर चलिए अब आगे। अब क्या है, छोटे बड़े किसानों को अधिक सरकार द्वारा खरीद किए जाए, उन्हें सरकारी गोदामों में स्टॉक किए जाने का कदम भी उठाया गया। इन बातों ने छोटे बड़े किसान सभी किसानों को अधिक से अधिक उपज उगाने, अनाज की मात्रा में वृद्धि करने के लिए प्रेरित किया। इसी को हरित क्रांति का नाम दिया गया। हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम, इन प्रयासों के अच्छे परिणाम निकले और देश में अनाज की फसल इतनी बढ़ोतरी हुई कि 1970 के दशक को हरित क्रांति का दशक बताया जाता है, क्योंकि चारों तरफ लहलहाती फसलें यानी फसल के कारण हरियाली ही हरियाली दिखाई देती थी। हरित क्रांति से अधिकतर गेहूं और चावल की फसल वृद्धि हुई। देश को खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। हरित क्रांति के बहुत से अच्छे परिणाम निकले जो स्वाभाविक भी थे। भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई और वह इनका आयात करने की अपेक्षा निर्यात करने की स्थिति में आ गया। ग्रामीण जीवन में खुशहाली आई और ग्रामीण लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। खाद्यान्नों के आयात से जो विदेशी पूंजी खर्च देती थी और देश पर विदेशी दबाव पड़ता था, उसमें बहुत कमी आई। आगे क्या हुआ, खाद्यान्नों के आयात के स्थान पर भारत को औद्योगिकरण के लिए विदेश प्रौद्योगिकी तथा मशीनरी को प्राप्त करने में कम कठिनाई आई, जिसने औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेज किया। भारत के कुछ राज्य क्षेत्र कृषि उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हुए, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, और इसके कारण वहाँ के किसान आर्थिक दृष्टि से समृद्धि हुए। किसान वर्ग की राजनीति व्यवस्था में स्थिति मजबूत हुई और उसकी राजनीतिक शक्ति में भागीदारी बढ़ी, परंतु हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक प्रभाव या बुरे प्रभाव भी निकले। हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम क्या हुए, हरित क्रांति से धनी किसान और धनी हुए तथा मध्यवर्गीय किसानों को भी लाभ हुआ और उनकी आर्थिक दशा में वृद्धि हुई, परंतु आम किसान और कृषि मजदूरों को इसका विशेष लाभ नहीं हुआ। नंबर 2, हरित क्रांति ने ग्रामीण क्षेत्रों में अमीर गरीब के बीच खाई को चौड़ा किया। नंबर 3, उसने क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि की, क्योंकि कुछ राज्य अन्य राज्यों तथा क्षेत्रों के मुकाबले अधिक अमीर और समृद्धि हो गए। नंबर 4, हरित क्रांति ने कई क्षेत्रों में वामपंथी दलों की गतिविधियों को तेज करने में भूमिका निभाई, क्योंकि आगे देखिए साथियों, क्योंकि उन्हें गरीब किसानों तथा खेतिहर मजदूरों को भूस्वामियों के विरुद्ध भड़काने और उन्हें लामबंद करने का अवसर मिला। खेती की दृष्टि से पिछड़े प्रदेशों में नक्सलवादी गतिविधियां तेज हुई। अब चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चलिए यहाँ तक कर लीजिए आप। अब आगे क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद चला। इस विवाद में क्या क्या तर्क दिए गए थे? उत्तर का हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास और कृषि विकास के बीच चले विवाद में निम्नलिखित तर्क दिए गए। नंबर 1, उद्योगों और कृषि में से किस क्षेत्र में ज़्यादा संसाधन लगाए जाएं? अनेक लोगों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और इस योजना के दौरान उद्योग पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुंची। अब आगे क्या है, जेसी कुमरप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया था, जिससे ग्रामीण औद्योगिक पर ज़्यादा जोर था। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़े सुविचारित और दमदार ढंग से उठाई थी। अब आगे क्या हुआ, चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी में थे और बाद में उससे अलग होकर इन्होंने भारतीय लोक दल नामक, चलिए इसके सारे लिए,
भारतीय लोकदल नामक पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके समृद्ध हो रहे हैं और इसकी कीमत किसानों और ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही है। नंबर 5, कई अन्य लोगों को सोचना था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए बगैर गरीबी के मकड़जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता। इन लोगों का तर्क था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न में उत्पादन में को बढ़ाने की रणनीति अवश्य ही अपनाई गई थी। राज्य ने भूमि सुधार और ग्रामीण निर्धनों के बीच संसाधन के बंटवारे के लिए कानून बनाए। नंबर 6 क्या है? नियोजन में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम तथा सिंचाई परियोजनाओं पर बड़ी रकम खर्च करने की बात मानी गई थी। नियोजन की नीतियां असफल नहीं हुई। दरअसल इनका कार्यान्वयन ठीक नहीं हुआ क्योंकि भूमि संपन्न तबके के पास सामाजिक और राजनीतिक ताकत ज़्यादा थी। इसके अतिरिक्त ऐसे लोगों को एक दलील यह भी थी कि यदि सरकार कृषि पर ज़्यादा धनराशि खर्च करती है तब ग्रामीण गरीबी की विकराल समस्या का समाधान न कर पाती। ग्रामीण की विकराल समस्या का समाधान न कर पाती। चलिए नेक्स्ट, अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका पर जोर देकर भारतीय नीति निर्माताओं ने गलती की। अगर शुरुआत से ही निजी क्षेत्र को खुली छूट दी जाती तो भारत का विकास कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से होता। इस विचार के पक्ष व विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। तो क्या है उत्तर, क्या हो जाएगा? पक्ष में तर्क। नंबर 1, अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका पर जोर देकर भारतीय नीति निर्माताओं ने बड़ी भारी गलती की। 1990 से ही भारत ने नई आर्थिक नीति अपना ली है और वह बड़ी तेज़ी से उदारीकरण और वैश्वीकरण की ओर बढ़ रहा है। देश के अनेक बड़े नेता जो दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री भी हुए, ये भी निजी क्षेत्र उदारीकरण और सरकारी हिस्सेदारी को जल्दी से जल्दी सभी व्यवसायों, उद्योगों आदि में समाप्त करना चाहते हैं। नंबर 2, दुनिया की दो बड़ी संस्थाओं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, कोष साथी थोड़ा टाइप करने में, हाँ मुद्रा कोष है, कोष और विश्व बैंक से भारत को तभी ऋण और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश मिल सकते हैं जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशी निवेशकों का स्वागत हो और उद्योगों के विकास के लिए आंतरिक सुविधाओं का बड़े पैमाने पर सुधार हो। इन सब के लिए सरकार पूंजी नहीं जुटा सकती। यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बड़े बड़े उद्योगपति यानी पूंजीपति लोग कर सकते हैं जो बड़ी बड़ी जोखिम उठाने के लिए तैयार हों। अब आ क्या है? नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में भारत तभी ठहर सकता है जब नीति क्षेत्र को छूट दे दी गई होती। अब विपक्ष में तर्क क्या है? वामपंथी विचारधारा के समर्थन और जो सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी हिस्से को बढ़ाना चाहते हैं वे तर्क देते हैं कि भारत को सुदृढ़ कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में आधार सरकारी वर्चस्व और मिश्रित नीति से मिला। यदि ऐसा नहीं होता तो भारत पिछड़ा रहता। अब भारत में विकसित देशों की तुलना में जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ बेरोजगारी है, गरीबी है। यदि पश्चिमी देशों की होड़ में भारत में सरकारी हिस्से को के लिए अब देखिए यहाँ पे, हाँ सरकारी हिस्से को अर्थव्यवस्था में कम कर दिया जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी और गरीबी फैलेगी। धन और पूंजी कुछ ही कंपनियों के हाथों में केंद्रित हो जाएगी जिससे आर्थिक विषमता और बढ़ जाएगी। भारत एक कृषि प्रधान देश है, वह अमेरिका जैसे देशों का कृषि उत्पादन में मुकाबला नहीं कर सकता। कुछ देश स्वार्थ के लिए
पेटेंट प्रणाली को कृषि में लागू करना चाहते हैं, और जो सहायता राशि सरकार भारतीय किसानों को देती है वे उसे अपने दबाव द्वारा पूरी तरह समाप्त करना चाहते हैं, जबकि अपने देश के किसानों को वह हर तरह से आर्थिक सहायता देकर विकासशील देशों को कृषि साबित हर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मात देना चाहते हैं। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित अवतरणों को पढ़ें और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्न को उत्तर दें। क्या है, आज़ादी के बाद आरंभिक वर्षों में कांग्रेस पार्टी के भीतर दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां पनपी। एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी कार्यकारिणी ने राज्य के स्वामित्व का समाजवादी सिद्धांत अपनाया, उत्पादकता को बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक संसाधनों के संकेंद्रण को रोकने के लिए अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का नियंत्रण और नियमन किया। दूसरी तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय सरकार ने निजी निवेश के लिए उदार आर्थिक नीतियां अपनाई और उसके बढ़ावे के लिए विशेष कदम उठाए। इसे उत्पादन में अधिकतम वृद्धि की अकेली कसौटी पर जायज ठहराया गया। अब फ्रैकल यहाँ लेखक किस अंतर्विरोध की चर्चा कर रहा है? ऐसे अंतर्विरोध के राजनीति परिणाम क्या होंगे? खा, अगर लेखक की बात सही है तो फिर बताएं कि कांग्रेस इस नीति पर क्यों चली थी। इसका संबंध विपक्षी दलों की प्रकृति से था। नंबर 3 क्या है, क्या कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और इसके प्रांतीय नेताओं के बीच कोई अंतर्विरोध था? अब नेक्स्ट देखिए। अब आगे क्या है, उत्तर क्या हो जाए। दिए गए अनुच्छेद में लेखक द्वारा कांग्रेस में उन समूहों की चर्चा की गई जो क्रमशः वामपंथी विचारधारा से और दूसरा पक्ष दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रभावित है। इस प्रकार के अंतर्विरोध के राजनीति परिणाम देश में टकराव मोर्चा का गठन, उनके द्वारा हिंसात्मक आंदोलनों को बढ़ावा देना या उन संगठनों को बढ़ावा मिलना जो लोकतंत्र में विश्वास वामपंथी नहीं करते, पूर्णतः तय है। पश्चिमी देश, विशेषकर पूंजीवादी देश जो उदारवाद वैश्वीकरण के पक्षधर हैं तथा समाजवाद और कम्युनिस्ट नीतियों के घोर विरोधी हैं, वे भारत में विरोधी राजनीति अपनाएंगे। खा क्या है, लेखक की बात, उत्तर खा, लेखक की बात सही है कि कांग्रेस एक और पूंजीवादी विरोधी दलों की नीति अपनाकर निजी क्षेत्र को और दूसरी ओर वामपंथी विरोधी दलों की साम्यवादी या समाजवादी नीतियों के अंतर्गत नियोजन, सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देना और राज्य की भूमिका पर बल देने जैसी नीतियां नहीं अपना रही थी। इस कांग्रेस द्वारा मिश्रित आर्थिक नीति के नाम दिया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, परंतु सार्वजनिक क्षेत्र के परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहे। अब आगे क्या हुआ साथियों? कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और इसके प्रांतीय नेताओं के बीच खुलकर कोई अंतर्विरोध नहीं था, परंतु यह स्पष्ट था कि दबी जुबान में अनेक प्रांतों ने सरकारीकरण का विरोध किया। कई प्रांतों में कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी पार्टी को छोड़कर अलग से अपनी नई पार्टी बना ली। चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल और फिर लोक दल बनाया। मोरारजी देसाई पूंजीवादी नीतियों का खुलेआम समर्थन करते थे। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने समाजवादी पार्टी का गठन किया। उड़ीसा में बीजू पटनायक ने उत्कल कांग्रेस का गठन किया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए साथियों, ये क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला पूरी हुई। अब हम इसका एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे। अब इसको आप अध्ययन कर लेंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।